नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम पब्लिक एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। पब्लिक एजेंडा में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बेहद ही खास और संवेदनशील विषय पर। जी हां, घरेलू हिंसा, एक ऐसा शब्द जो किसी महिला को अंदर तक झकझोर कर रख देता है, जो एक महिला को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक हर तरह से तोड़ देता है। घरेलू हिंसा पर चर्चा करने से पहले यह समझना भी जरूरी है कि आखिर घरेलू हिंसा है क्या। कानून के अनुसार शारीरिक दुर्व्यवहार अर्थात शारीरिक पीड़ा, जीवन, अंग या स्वास्थ्य को खतरा, लैंगिक दुर्व्यवहार अर्थात महिला की गरिमा का उल्लंघन, अपमान, तिरस्कार करना, अतिक्रमण करना या मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार जिसमें अपमान, उपहास, गाली देना या फिर आर्थिक दुर्व्यवहार जिसमें आर्थिक या वित्तीय संसाधनों जिसमें वो हकदार है उससे वंचित करना, मानसिक रूप से परेशान करना, ये सभी घरेलू हिंसा की श्रेणी में आते हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए वैसे तो कई कानून बनाए गए हैं, जिनमें से एक है महिला संरक्षण अधिनियम 2005 जो भारत सरकार का संसद के माध्यम से इसे लागू किया गया था। आपको बता दें कि यह अधिनियम जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना है, पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है। 26 अक्टूबर 2006 को इस कानून को लागू किया गया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी घरेलू हिंसा रोकने के लिए शिवराज सरकार अब ज्यादा सख्त होने जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए कानून में ज्यादा सख्त प्रावधान करने के निर्देश अफसरों को दिए। सीएम ने कहा कि घरेलू हिंसा की शिकार पीड़िताओं के लिए सरकार वेलफेयर स्कीम बनाएगी और इसके साथ ही प्रदेश के सभी 700 थानों में महिला डेस्क खोलने का निर्णय सरकार पहले ही कर चुकी थी। वर्तमान में ऐसी घटनाओं में आरोपी के खिलाफ धारा 307 यानी हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया जाता है, लेकिन अब ऐसे जघन्य मामलों में इससे ज्यादा सख्त धाराओं का प्रावधान कानून में किया जाए, ये सीएम शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं। और अब शिवराज कैबिनेट की बैठक में सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि मध्य प्रदेश में घरेलू हिंसा की पीड़ित महिला को सरकार आर्थिक सहायता देगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने ऐसे मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के निर्देश अफसरों को दिए थे। बीते साल अगर बात की जाए तो 727 मामले दर्ज हुए हैं और लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा के मामलों में बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। इसलिए घरेलू हिंसा की पीड़िता के लिए नई सहायता योजना लागू की गई। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया। इसमें पीड़िता को शरीर के किसी भी अंग की क्षति 40% से कम होने पर 2 लाख और इससे अधिक होने पर 4 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में मध्य प्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना लागू है, लेकिन इसमें सभी प्रकार की हिंसाएं शामिल हैं। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह कि वास्तव में क्या मिल पाएंगे ये लाभ या फिर है ये फैसला राहत या मिशन। एक सामाजिक पहल उन्होंने आज की है और सामाजिक पहल में घरेलू हिंसा से पीड़ित जो हमारी बेटी, बहन, बहू है, इन सब बालिकाओं और महिलाओं के लिए आज एक प्रस्ताव कैबिनेट से पास किया है। इस घरेलू हिंसा में अगर नातेदार जो ससुर कहलाते हैं, देवर कहलाते हैं, इस तरह के नातेदार भी शामिल हैं, अगर वो घर में प्रताड़ित करते हैं तो अगर वो हिंसा में 40% की क्षति हमारी बेटी, बहू, बहन को होगी तो 2 लाख रुपया, इससे अधिक होगी तो 4 लाख रुपया और उसके न्यायालय में जो प्रकरण रहता है तो उसके आवागमन का पूरा खर्चा, उसकी व्यवस्था, उसकी इलाज की पूरी व्यवस्था, ये सब दिया जाएंगे। और इसके लिए हमारे यहां पर कलेक्टर को अधीन आवेदन पत्र देंगे। पुलिस अधीक्षक, सीएमएचओ, स्वास्थ्य और महिला बाल विकास अधिकारी ये इस व्यवस्था को देखेंगे। तो घरेलू हिंसा को रोकने के लिए शिवराज सरकार सख्त। घरेलू हिंसा में महिलाओं को सहायता राशि। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता देगी सरकार। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को 2 लाख की सहायता राशि। 40% से अधिक क्षति पर 4 लाख रुपए तक की राशि। भारत में कई घरेलू हिंसा कानून बनाए गए। 1961 के कानून को मजबूत करने के प्रयास में 83 और 86 में नई धाराओं को जोड़ा।
सबसे हालिया कानून घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए लॉकडाउन पीरियड में 5 जिलों में विशेष सेल बनाई गई। लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज। सीएम ने ऐसे मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के निर्देश अफसरों को दिए थे। घरेलू हिंसा पीड़ितों को मिलेगी मदद। क्या मिल पाएंगे वास्तविक लाभ, या फिर राजनीति के चलते लिया गया फैसला? भाई नाम की संस्था कई दिनों से कर रही है संघर्ष। तो कई संस्थाएं बनाई गई, कई कानून बनाए गए, लेकिन वास्तविक सवाल यह है कि क्या घरेलू हिंसा के मामलों में कमी हुई? क्या घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को वो लाभ मिल पाए, वो सहायता मिल पाई, या वो कानूनी जो लाभ मिलने चाहिए थे वो मिल पाए? ये तमाम तरह के सवाल है और इस बीच शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इस पर आज हम चर्चा करेंगे पब्लिक एजेंडा में। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ कौन कौन से मेहमान हैं, आइए आपका मैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है एडवोकेट निखत खान जी। निखत जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही मौजूद रहेंगी बीजेपी से नेहा बग्गा जी। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका। नेहा जी, सुन पा रही हैं आप? और चलिए हमारे साथ जुड़ रही हैं अपराजिता पांडे जी। अपराजिता जी हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ेंगी और साथ ही जयदत्त शर्मा जी सेव इंडिया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं शुरुआत यहां पर करना चाहूंगी, सबसे पहले निखत खान जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि तमाम जो प्रावधान है वो नियम कानून के मामले में बहुत अच्छे से समझती हैं निखत जी आप, और आप स्वयं देख रहे हैं कि जिस तरीके से कानून बनाए गए हैं घरेलू हिंसा के लिए, लेकिन किस तरीके से मामले जो है लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। अब भी महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, चाहे वो अनपढ़ महिलाएं हो या फिर जो आजकल पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो भी हिंसा की शिकार हो रही हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, घरेलू हिंसा में बढ़ोतरी हो रही है, कमी तो कहीं हो नहीं रही है। कानून बना है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, लेकिन इसमें कमी किसी भी स्तर पर आई नहीं है। अभी जो प्रस्ताव रखा गया है आर्थिक सहायता का, लेकिन अभी ये कानून बना नहीं है कि महिलाओं को 20% होता है तो 2 लाख और 40% होता है तो 4 लाख। इस तरह का अभी कोई कानून में संशोधन नहीं किया गया, और जब तक कानून बनेगा नहीं तो इसका लाभ महिलाओं को नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल। नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ी हुई, बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे, बीजेपी से, और साथ ही एक महिला होने के नाते कहीं ना कहीं नेहा जी एक बहुत बड़ा दायित्व हो जाता है हम सबका, क्योंकि महिलाओं पर जो अपराध हैं उन पर नियंत्रण के लिए सरकार कोशिश तो तमाम कर रही है। अगर हम बात करें जो महिला संरक्षण अधिनियम 2005 बनाया गया, उससे पहले भी लगातार ये बात की जा रही थी कि महिलाओं की सुरक्षा सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता होगी। लगातार शिवराज सरकार के फैसले भी हो, 10 महीने पहले भी कमेटी बनाई गई। लेकिन क्या लगता है आपको, जिस तरीके से मामले बढ़े हैं और लॉकडाउन के समय जो आंकड़े निकल कर आए हैं उनमें मामलों में बढ़ोतरी हुई है, कमी नहीं हो पाई है? देखिए सुनीता जी, लगातार मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार ने इस बात का प्रयास किया है कि जो प्रदेश की बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो सुरक्षित महसूस कर सकें, और सुरक्षित महसूस करने के साथ साथ ऐसे कड़े प्रावधान बनाए जाए कानून में कि जो घरेलू हिंसा होती है, चाहे पति के द्वारा या सास ससुर देवर ननंद किसी के भी द्वारा ससुराल पक्ष में, वो उन पर भी कड़ी निगरानी कर सख्त से सख्त कदम उठाए जा सके। तो मुझे लगता है कि आज जो कैबिनेट ने फैसला लिया है वो वाकई में सराहनीय है, क्योंकि अगर घर पे इस प्रकार की घरेलू हिंसा होती है तो कई बार तो वो मामले घर में ही दबके रह जाते हैं। अब जब ये पता है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी और महिलाओं के संरक्षण के लिए, उनकी सहायता के लिए सरकार साथ में खड़ी है, तो महिलाएं भी साहस उठा पाएंगी, बाहर आने का काम कर सकेंगी और परिवार में जो लोग हैं उनके खिलाफ आवाज उठा पाएंगी। क्योंकि सरकार ने क्या कहा है कि अगर 40% की घरेलू हिंसा होती है तो 2 लाख रुपए की सहायता, और अगर दिव्यांगता की कोई परिस्थिति बनती है, 40% से अधिक अगर उनको क्षति पहुंचाई जाती है तो 4 लाख रुपए की सहायता सरकार देगी। और इसके साथ साथ में अगर न्यायालय में प्रकरण चल रहा है तो आने जाने का व्यय जो है वो सरकार उठाएगी, साथ ही कानूनी सलाह जो है उसमें भी सरकार सहायता करेगी, और जो भी पूरी व्यवस्था है पीड़िता के लिए वो सरकार करेगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम पिछले 2 सालों के आंकड़े उठाकर देखेंगे तो एक भाजपा का कार्यकाल है और एक कांग्रेस का कार्यकाल है, जिसमें जनवरी 2019 से लेकर मार्च 2020 तक कांग्रेस की सरकार थी, और अप्रैल
2020 से लेकर जून 2021 तक के अगर आप आंकड़े देखेंगी तो दहेज प्रताड़ना का, जहां पर कांग्रेस की सरकार में 4,955 केस दर्ज हुए थे, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 4738 मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें 4.5% की कमी आई है। और अगर महिलाओं से दुर्व्यवहार की बात करेंगे तो जहां पर कांग्रेस की सरकार में 52 हुआ करते थे, वहीं भाजपा की सरकार में 47 हुए हैं, 10% की कमी आई है। और इस प्रकार से आगे व्यवहार को लेकर, महिलाओं से छेड़खानी को लेकर सारे आंकड़े मैं भी लेकर बैठी हुई हूं। आज सवाल यह है कि कोरोना आता है और एक महिला जो घर संभाल रही है उसे पुरुष की कुंठा का सामना क्यों करना पड़े, उसे क्यों किसी भी फ्रस्ट्रेशन के लिए उस महिला को प्रताड़ना का सामना करना पड़े। और इसी को लेकर मैं ये मानती हूं कि सरकारें कोई भी हो, प्रयास सभी करते हैं महिलाओं के अच्छे जीवन के लिए, पर जो घर में इस प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं उसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहती हूं कि महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी चाहिए, बाहर आकर उन्हें बताना चाहिए कि अगर घर पर कोई इस प्रकार का दुर्व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है, तभी उनकी सेवा जो है वो सरकार तत्परता से कर पाएगी। हालांकि हमारे पास पूर्व से ही आपने कहा कि महिला संरक्षण अधिनियम 2005 है, वन स्टॉप सेंटर प्रत्येक जिले में बने हुए हैं, उसी प्रकार से सुधार गृह हैं जिससे कि महिलाओं को फिजिकल, मेंटल, इमोशनल संरक्षण दिया जा सके, उन्हें मजबूत किया जा सके। तो सरकार अपनी योजनाएं बनाती है, समय समय पर इसमें बदलाव भी किया जाता है, पर उसके साथ जरूरत है कि महिलाएं भी सतर्क रहें और उनके साथ इस प्रकार की अगर कोई दुर्व्यवहार होता है तो वो सशक्त महसूस करते हुए बाहर आकर उसकी कंप्लेंट दर्ज करवाएं, ताकि सरकार उन पे कार्रवाई भी करे और इन महिलाओं को हर तरीके से सहायता उपलब्ध करा सके। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कानून अगर बनाए जाते हैं, सरकार अगर कोई प्रावधान लेकर आती है तो बेहद जरूरी है कि जागरूकता महिलाओं में हो, उनको ये पता होना चाहिए कि आखिर कौन से कानून कब कब उनके लिए बनाए गए हैं, कब उनमें अमेंडमेंट्स हुए हैं और आप उनका लाभ किस तरीके से उठा सकते हो। और एक सवाल ये भी होता है कि उसका गलत दुरुपयोग भी ना हो, इस पर भी नजर होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये लाभ महिलाओं को मिल पा रहा है, क्या जब वो वहां पहुंचती है तो क्या उनको उस तरीके से ट्रीट किया जाता है, ये तमाम सुविधाएं उनको मिल पाती है नहीं, या फिर घर से बाहर निकलने के पहले ही महिलाओं की आवाज को दबा दिया जाता है। अपराजिता जी भी हैं, कांग्रेस से जुड़ी, हालांकि नेहा जी सारा डाटा लेकर बैठी हुई हैं। अपराजिता जी क्या कहेंगी, क्योंकि यहां पर सरकारों की बात नहीं हो रही, यहां जिक्र हो रहा है महिलाओं की सुरक्षा का। क्या आंकड़े आपके पास हैं, क्या नेहा जी के पास है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि घरेलू हिंसा के जो मामले हैं, पहले भी थे, अभी भी है, और मुझे जिस तरीके से सीएम शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट में यह फैसला लिया गया है कि आगे इस तरीके के अगर कोई भी घरेलू हिंसा के, डोमेस्टिक वायलेंस के केस होते हैं तो उनको वित्तीय लाभ दिया जाएगा, आर्थिक सहायता की जाएगी। लेकिन क्या वो खौफ हो पाएगा ताकि एक महिला पर अपराध करने से पहले पुरुष डरे? नहीं चाहिए हमें इनके झूठे खोखले योजनाएं, खोखली बातें और इनके खोखले वादे। भाजपा का हमेशा महिला विरोधी चेहरा रहा है, आज भी, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, चाहे भारत की बात कर लीजिए। नेहा जी के पास तमाम आंकड़े होंगे, मैं आपके सामने सिर्फ 3 आंकड़े रखूंगी जिसमें बात और अंतर कांग्रेस बनाम भाजपा में स्पष्ट हो जाए। जी 7 साल से 97% निर्भया फंड अनयूज्ड पड़ा हुआ है। क्यों? जवाब दे दें। 80% बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो फंड्स हैं वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट्स में यूज हुए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट कह रही है। नेहा जी जब बात करती हैं मध्य प्रदेश की तो बड़ा हास्यास्पद है। 15 साल सरकार में रहने के बावजूद आप कुछ भी महिला सशक्तिकरण के लिए नहीं कर पाए। 15 महीनों की कमलनाथ जी की सरकार की बात करते हैं, किस मुंह से बात करते हैं? एक लोकतांत्रिक चुनी गई सरकार को इन्होंने नोट बल से गिराया और फिर महिला सशक्तिकरण की झूठे वादे करते हैं। ना किसानों के साथ है, ना महिलाओं के साथ है। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ के साथ होती है और जुमले फेंकने के साथ होती है। और ये मैं आपको डेटा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सवाल यहाँ पर ये है कि जिस प्रकार से मैं बात करूं, जी 57%, एक मिनट पहले आप मुझे पूरा सुनिए, फिर आपके सवालों आप किसान के मुद्दे पर आ गए, इसलिए मैं आपको वापस ला रही हूँ। 57% एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से 15 महीने में कमलनाथ जी की सरकार में जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है वो कम हुआ। ये भी हम नहीं कह रहे, एनसीआरबी का डेटा है सबके साथ। जी अब तक आप आवाज पहुंच पा रही है?
चलिए, कुछ तकनीकी कारणों से अपराजिता जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। मैं जयदत्त शर्मा जी हमारे साथ सेव इंडिया से जुड़े हुए हैं। सर, लगातार आप चर्चा सुन रहे हैं और यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि योजनाएं अगर लाई जाती हैं, कानून में अगर सुधार होता है, अध्यादेश लाया जाता है, प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, तो उसका वास्तविक लाभ मिलना चाहिए उन लोगों को जिनके लिए ये कानून बनाए गए हैं। लगातार एक अध्ययन आप कर रहे हैं, बहुत समय से आप जुड़े हुए हैं। क्या लगता है, पिछली सरकारों का हम जिक्र करें या जो हमारे साथ इस वक्त शिवराज सरकार है, लगातार एक लंबा कार्यकाल है, कितना आपको लगता है कि सरकारें इस पूरे मामले में सक्षम साबित हुई हैं, समर्थ साबित हुई हैं महिला सुरक्षा के मामले में? जयदत्त जी। सर, अब तक आवाज पहुंच पा रही है जी? हाँ, जयदत्त शर्मा मेरे को सुन पा रहे हैं आप? जी 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 सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ जिनके लिए कानून इतने कानून ये सरकार बैठ के बनाती है, महिला पक्षीय कानून बनाती है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि ये एक कानूनी आतंकवाद है। जो कानूनी आतंकवाद 498 बना दिया गया, उसके बाद हम मैरिटल रेप की बात कर रहे हैं और उसी बीच में शिवराज सरकार ये अनाउंस कर रही है कि भाई 4 लाख रुपए दिए जाएंगे पीड़ित महिलाओं को। अरे भैया, महिलाएं पीड़ित कौन सी हैं? इसको कौन इनकी छानबीन करेगा? आज की तारीख में कोई भी महिला किसी भी प्रकार की अनर्गल शिकायत लेके थाने में पहुंचती है तो थाने वाले तो कोई उसकी जांच पड़ताल करते नहीं है किसी भी प्रकार की, और सीधे सीधे लेके अभियोग पंजीकृत कर लेते हैं पुरुष के ऊपर। तो क्या वो महिला प्रताड़ित हो गई अभियोग पंजीकरण के साथ? यहाँ पर शर्मा जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी कानून बनाए गए हैं सिर्फ उसका दुरुपयोग हो रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कोई महिला वहां पहुंचती है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, तो तमाम छानबीन करने के बाद ही थाने के माध्यम से केस दर्ज किए जाते हैं। केस दर्ज होता है तो पहले ये पड़ताल की जाती। निखत जी हमारे साथ बैठी हुई हैं, कानून का वो अपना पक्ष रखेंगी। और जिस प्रकार से आपने जिक्र किया कि महिलाएं जो है दुरुपयोग करती है, निखत जी आपसे समझ लेती हूँ, क्या लगता है आपको, जो अपराधों के मामले बढ़ रहे हैं, लगातार जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे हैं, ये कहना कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति होगी कि सारे मामले जो हैं वो सही होंगे? बिल्कुल आप कह रहे हैं जो उसमें अपवाद हो सकते हैं, लेकिन कोई भी कानूनी धारा जब बनाई जाती है तो उसके पीछे तमाम चीजों को उसकी पड़ताल करके, उसका तमाम अध्ययन करने के बाद ही धाराएं लगाई जाती हैं। क्या कहेंगे रेखा जी? जी मैडम, मैं दत्त आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ बात हो रही है डोमेस्टिक वायलेंस की। पर्टिकुलर एक जो हमारा एक्ट बना है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, आप बात कर रहे हैं 498 की। 498 एक अलग बात है और जो घरेलू हिंसा है वो एक अलग बात है। उसके बाद आप अभियोग पत्र की बात कर रहे हैं, तो आप संरक्षण अधिकारी हर थाने में नियुक्त है। संरक्षण अधिकारी की रिपोर्ट आती है, उसके बाद ही केस दर्ज होता है। जब वो छानबीन हो जाती है कि वो व्यक्ति वहां रहता है और जो कंप्लेंट की गई है वो घटना हुई है, उसके बाद ही अपराध दर्ज होता है। ऐसे अपराध दर्ज नहीं हो जाते कि गए और कंप्लेंट फाइल कर दी और दर्ज हो गए। अगर डायरेक्ट कोर्ट में भी परिवाद फाइल किया जाता है तो उसमें भी नोटिस जारी होता है संरक्षण अधिकारी के लिए। जब संरक्षण अधिकारी की रिपोर्ट आ जाती है तब केस रजिस्टर्ड होता है। उसके बाद अभियोगियों को, अभियुक्तों को नोटिस जारी होता है कोर्ट से। तो आपका ये कहना कि बिल्कुल महिलाएं पीड़ित आई हैं, जो पीड़ित होती है वही तो आती है बाहर कोर्ट में या थानों में, जो पीड़ित नहीं है वो आएंगी क्यों? बिल्कुल। शर्मा जी क्या कहेंगे? एक तरफा आपने जो तमाम आरोप लगाए हैं, कहीं ना कहीं उसके मामले में निखत जी इसलिए पक्ष रख रहे हैं क्योंकि लगातार ऐसे मामलों से वो दो चार होती हैं, हर दिन इस तरीके के केस आते हैं और उसमें किस तरीके के केस आगे बढ़ाए जाते हैं, किन पर पड़ताल होती है और किन पर कौन सी धाराएं लगाई जाती हैं, उसको लेकर भी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि दोनों ही पक्ष हमारे साथ हो। शर्मा जी आगे क्या कहना चाहेंगे? चलिए, शर्मा जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही कुछ तकनीकी कारणों से। नेहा बग्गा जी, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये, जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं, अगर मध्य प्रदेश का हम जिक्र करें, अपराधों के मामले में नियंत्रण सरकार जरूर कर रही है। लगातार ये चर्चा भी हम कर रहे हैं कि लगातार अध्यादेश पारित होते हैं, लगातार अध्यादेश प्रस्ताव लाए जाते हैं, लेकिन अगर जमीनी हकीकत हम देखें, क्योंकि जो गौरवी वन स्टॉप क्राइसिस के आंकड़े हैं लगातार कह रहे हैं कि इस दौरान अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो लगातार इजाफा हो रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, घरों पर जो महिलाएं हैं उन पर अत्याचार हो रहे
रहे हैं, आखिर क्यों नहीं? क्योंकि अगर लॉकडाउन पीड़ित में जो समय है, पीड़िता अगर वहां पहुंचती है तो किस तरीके से वो आगे बढ़े, किस तरीके से कानून का सहारा ले, क्योंकि ये जो वैश्विक महामारी उस समय कुछ कानून जो है उसके लिए हमारे जो तमाम एडवोकेट्स है वो भी बाध्य हो चुके हैं, सरकार भी बाध्य हो चुकी है, क्योंकि सुनवाई उस तरीके से हो नहीं पा रही है। शायद ये भी वजह है कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं और उन पर केसेस में आगे कुछ हो नहीं पा रहा। क्या कहेंगे आप? सुनीता जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और जब भी इस प्रकार की कोई डिबेट्स होती हैं तो मैं सबसे पहले ये कहती हूँ कि सरकार अपना काम करती है जी। सरकार जो है महिलाओं के लिए मार्शल आर्ट्स के कार्यक्रम भी चलाती है, अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाती है, पर आप उस पुरुष मानसिकता का क्या करेंगे जो घर पर बैठा हुआ है, जिसकी वजह से महिला घरेलू हिंसा का शिकार बन रही है। उसके लिए सबसे पहले हमें पुरुषों को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। महिलाओं की ट्रेनिंग तो हम बार बार देते हैं मार्शल आर्ट्स की और उनके अवेयरनेस कैंपेन की, पर जो हमारे समाज का पुरुष है वो कब समझेगा कि महिला एक ऑब्जेक्ट नहीं है और घर पर अगर आपका किसी प्रकार का फ्रस्ट्रेशन है देंगे, मार डालेंगे, इससे कब रुकेगी सारी परिस्थितियां? देखिए, सरकार ने जो प्रयास किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से, लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से आज होने लग गया है कि जो बच्ची पहले भ्रूण में मार दी जाती थी आज उसके जन्म पर उत्सव के तौर पर मनाया जाता है और उसके घर के अंदर नहीं बल्कि पूरा गांव शहर जो है उसका परिवार उस उत्सव की तरह देखता है। और यही कारण है कि 1000 पे जहां पर 912 बच्चियां हुआ करती थी आज वो 1000 पे 958 का आंकड़ा पहुंच गया है। बिल्कुल। यहाँ पर नेहा जी मैं आपको रोकना चाहूंगी, अपराजिता जी के पास थोड़ा समय की कमी है। अपराजिता जी अपना पक्ष रखें, क्योंकि लगातार हम यही जिक्र कर रहे हैं कि चाहे सरकारें जो भी हो, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो घरेलू हिंसा के आंकड़े हैं उनमें इजाफा नहीं होने चाहिए और कहीं ना कहीं जो कानून बनाए जा रहे हैं उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो, ताकि इस तरीके के केसेस आगे ना बढ़े। जो एक सामाजिक दायरा है वो महिलाओं को और पुरुषों को समझना होगा और यही वजह है कि अगर पहले जो एक व्यवस्था होती थी वहां पर महिलाओं को उतनी प्रताड़ना नहीं झेलनी पड़ती थी, उनको घर में समझाने के लोग होते थे, पुरुषों को भी कहीं ना कहीं सामाजिक डर होता था। लेकिन अब जिस तरीके के मामले आ रहे हैं वो बार बार निकल कर आ रहे हैं और सामने इस तरीके से आ रहे हैं, अगर महिला नौकरी करने जा रही है तो पुरुषों को परेशानी है, तमाम तरीके की चीजें हैं जिसमें दिक्कतें हैं। और ये हम नहीं कह रहे, आंकड़े कह रहे हैं इस वक्त। तो क्या लगता है, अगर सरकार कोई फैसला ले रही है महिलाओं के हित में ले रही है तो क्या कुछ गलत है? देखिए, जिस प्रकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति भारतीय जनता पार्टी दिखाती है ना, शहरों के नाम बदलने में, म्यूजियम्स के नाम बदलने में, सड़कों के नाम बदलने में, अगर हाईवेज की अगर उतनी राजनीतिक इच्छा शक्ति महिला संरक्षण और महिला सशक्तिकरण के लिए दिखाए तो जरूर चेंज आ सकता है। देखिए, जितनी भी आप खोखली घोषणाएं, खोखले वादे कर लें, पर जब भारतीय जनता पार्टी का स्वयं का एमएलए, उनका एमएलए जब हाथरस में जाके आरोपी के लिए आरोपी, इस पर मैं भी पूछ सकती हूँ कि प्रियंका गांधी जन्मदिन मना रही थी और अलवर में एक मूक बधिर बच्ची के साथ में इतना घृणित अपराध हुआ है, पर वो अपना जन्मदिन मनाना छोड़ नहीं पाई। और नेहा जी को दोनों तो को जब इस प्रकार की बातें करेंगी तो कम से कम महिलाओं के बारे में चर्चा नहीं हो पाएगी। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उसे मध्य प्रदेश में भी शुरू इनकी लड़की होने का नारा राजस्थान कहा गया जहाँ पे प्रियंका के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि चेंज आएगा। अभी जैसे आपने उत्तर प्रदेश में देखा 40% टिकट हमने महिलाओं और युवाओं को दिए, तो कांग्रेस पार्टी वॉक द टॉक करती है, सिर्फ खोखले जुमले। मैं नेहा जी को बताती हूँ महिला सशक्तिकरण कैसे होता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में दिग्विजय सिंह जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए एक अहम कदम उठाया गया था। पहली बार उस समय हुआ था कि आरक्षण दिया गया था महिलाओं को पंचायत राज में हर स्तर पर, चाहे वो जिला पंचायत हो चाहे वो जनपद पंचायत हो। एक और वारदात मैं आपके समक्ष शेयर करना चाहती हूँ। एक दलित महिला थी, उसको तिरंगा नहीं लहराने दिया जा रहा था। यहाँ पर हम घरेलू हिंसा की जिक्र कर रहे हैं, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो घरेलू हिंसा की बात कर रहे हैं, जो अपराध हो रहे हैं महिलाओं को लेकर उस पर बात कर रहे हैं। सशक्तिकरण महिलाओं के लिए ये जरूरी है, ये बात आप बिल्कुल स्पष्ट कह रही है, सही कह रही है। लेकिन जो कानून बनाए जा रहे हैं क्या उनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, या उनमें समय समय पर अमेंडमेंट होने चाहिए या नहीं, और या सरकार ने ये फैसला लिया है तो क्या वास्तविक तौर पर महिलाओं को लाभ मिल पाएगा या नहीं, ये हमारा सवाल है। अपराजिता जी,
आपकी आवाज मुझे आ रही है? फिर से बोलिए प्लीज, जी, आपकी आवाज कट रही जिस थी। तरीके से आप कर रही हैं बात कि प्रियंका जी ने जो यूपी में 40% आरक्षण दिया है या फिर जो लड़की हूं लड़ सकती का जो नारा दिया है, यहां पर सवाल हमारा ये नहीं है। इस पर मैं चर्चा करूंगी, अलग से डिबेट जरूर करूंगी, लेकिन यहां पर डिबेट का विषय नहीं है। एक बहुत संवेदनशील विषय है घरेलू हिंसा, एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि लगातार महिलाएं इसकी शिकार हो रही हैं और उन पर जो कानून बनाए गए हैं सही तरीके से अगर इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि उनको पता भी नहीं होता कि मैं जब निकलूंगी मुझे कहां पहुंचना है, किससे बात करनी है, कौन सी धाराएं लगेंगी, क्या मेरे घर वाले पहुंचकर मुझे वहां पर सताएंगे नहीं या मुझे धमकाएंगे नहीं, आगे मेरा क्या होगा, ये तमाम तरह के डर होते हैं। उसके बाद महिला क्या करे? सरकार ने एक आर्थिक सहायता की घोषणा की है कि अगर आप पर कोई अधिकार नहीं देता है घर पर तो आप क्या करेंगी? आपको सरकार सहायता देगी, लेकिन क्या यह सहायता मिल पाएगी? क्योंकि पहले भी ऐसी घोषणाएं हो चुकी हैं। वही तो कह रहे हैं, खोखली घोषणाओं से कुछ नहीं होता। राजनीतिक इच्छा शक्ति सरकार को दिखानी पड़ेगी। और हर आपका सवाल और मेरा आंसर इंटरलिंक्ड है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कोई भी स्टेट हो, देखिए कठुआ, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चला रहा है, उन्होंने हमेशा आरोपियों का संरक्षण किया है और महिलाओं का असम्मान किया है। इससे क्या होता है? डायरेक्ट लिंक देखिए, इससे ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स को लगता है हम ये करके भी छूट जाएंगे। एक वातावरण बना हुआ है मध्य प्रदेश में कि महिलाएं असुरक्षित हैं, और वो असुरक्षित हैं क्योंकि ये सरकार उनका साथ नहीं देती। मध्य प्रदेश नहीं, भारत में हर जगह। उत्तर प्रदेश में जो शुरू है, मैंने आपको बोला, एक रिमार्केबल स्टेप की उन्नाव रेप विक्टिम की मां को जो टिकट दिया गया है, ये कांग्रेस या भाजपा की बात नहीं है, ये महिला सशक्तिकरण की बात है। और हमें ये एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है जिसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जब हर चीज में राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखा सकती है, जब लोगों को बार बार विकास के नाम पे ध्रुवीकरण की ओर ढकेल सकती है, तो वो महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति क्यों नहीं दिखाते? क्यों हर वादा इनका खोखला जुमला बनकर रह जाता है? इसीलिए महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण, एक सुरक्षित एनवायरनमेंट देने में ये असफल रहे। मैं बिल्कुल नेहा जी से सहमत हूँ कि महिलाओं को भी आगे आकर अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। तभी मैंने ये एग्जाम्पल दिया, ये उदाहरण दिया कि वही चीज प्रियंका गांधी जी बार बार ये कह रही है। बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एटलीस्ट विवश तो किया। 7 साल में पहली बार एक महिलाओं के साथ एक डायलॉग करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने तो आज तक एक महिलाओं के साथ डायलॉग भी नहीं किया था 7 साल में। तो मैं वही कहती हूँ, चाहे एडवोकेट खान जी हो, चाहे नेहा जी हो, ये भाजपा कांग्रेस की बिल्कुल बात नहीं है। अगर एक अच्छा स्टेप लिया जा रहा है तो सबको उसके साथ होना चाहिए और महिला सशक्तिकरण के लिए काम करना चाहिए। बट सरकार को हमारा साथ देना होगा और हम मध्य प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश की तरह ये ठान लिए कि महिलाओं को आगे लाएंगे, उनका सशक्तिकरण होगा और सम्मान होगा। बिल्कुल, तो महिलाओं के सम्मान के लिए, उनके गौरव की रक्षा के लिए जो कानून बनाए गए हैं उसमें सुधार होना जरूरी है, लेकिन ये भी जरूरी है कि महिलाओं को इसके लिए जागरूक किया जाए और जो लगातार उन पर अधिकार उनके लिए बनाए गए हैं, जो भी तमाम अधिकार है उनको दिए जाए। हमारे साथ सेव इंडिया से जयदत्त शर्मा जी जुड़े हुए हैं। सर, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? शर्मा जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, तो शर्मा जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। हमारे साथ जुड़ी हुई है निखत खान जी। निखत जी, तमाम चर्चा आप सुन रही हो, सबसे महत्वपूर्ण यही चीज होती है, क्योंकि राजनीति से के दबाव में आकर हम कोई फैसला लेते हैं या फिर सामाजिक तौर पर एक महिला के गौरव को बचाने के लिए, उसके सम्मान को बचाने के लिए और उसे इस तरीके के डोमेस्टिक वायलेंस से बचाने के लिए जो फैसला लिया गया है, दोनों में एक अंतर होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जिस तरीके से लगातार हम केसेस देख रहे हैं, आप भी लगातार केसेस देख रही हैं, कि उनमें इजाफा ही होता जा रहा है। अगर हम बात करें, कोई महिला जब घर से पैर बाहर निकालती है, जब उस पर इस तरीके के डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसे यह पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि आगे आपका क्या होगा, आपका भविष्य सुरक्षित होगा या नहीं होगा, अगर आप घर से बाहर निकलती हैं तो क्या मायके वाले आपका साथ देंगे या नहीं। ये तमाम तरह की चीजें होती हैं और अगर आर्थिक रूप से महिला सक्षम नहीं है तो सबसे बड़ा दबाव उस पर होता है कि आप आगे क्या करेंगी, अपने बच्चों को किस तरीके से पालेंगी। तो एक आर्थिक सहायता सरकार दे रही है, इस फैसले का कहीं ना कहीं स्वागत होना चाहिए, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये अधिकार उनको मिल पाएंगे। देखिए, बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि महिला दो धुरी में पिस जाती है। राजनीतिक चीज अलग हो गई, सामाजिक दबाव है वो अलग हो जाता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं परिवार भी साथ नहीं देता जब महिला आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होती या उसके परिवार वाले सक्षम नहीं होते। उसके लिए सरकार ने विधिक सहायता केंद्र भी हमारे यहाँ कोर्ट में है, जिसमें फीस नहीं ली जाती, वकील लोग फीस नहीं लेते, उनको सहायता दी जाती है। लेकिन
अगर क्योंकि कानूनी दाव पेच इतने होते हैं वो बुलाना, और अगर मान लीजिए परिवार उनका बाहर है, एक शहर से दूसरे शहर में शादी हो गई, तब वहाँ बहुत ज्यादा परेशान होती है महिला, क्योंकि हमको बुलाने में ही, उसको नोटिस जारी करवाने में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ती है। अगर सरकार इस तरह की सहायता महिला को देती है तो उसका स्वागत होना चाहिए। मैं भी पर्सनली उस फैसले का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और स्वागत करती हूँ कि अगर महिला को इतनी सपोर्ट मिल जाती है, वो अपने अधिकारों को लड़ सकती है, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि महिला जब घर से निकल के बाहर आती है तो वो दुविधा में खड़ी हो जाती है, क्योंकि परिवार वाले भी अब तुम जानो वाली स्थिति में आती है। कई महिलाएं आके रोती है बेचारी, और मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, मैं तो दिन में 2-4 बार इन केसों से रूबरू होती हूँ कि एक महिला एक छोटे से बच्चे को लेकर आती है, उसके पापा के पास उतने पैसे नहीं है कि बच्चे को दूध की थैली तक मंगा के पिला सके। आखिर में कंप्रोमाइज करके वो उसी परिवार में जाना चाह रही है, क्या, क्योंकि बच्चे का तो दिक्कत हो रही है ना, उसके साथ बच्चे को पालने के लिए। अगर सरकार ऐसी महिलाओं को जो वास्तव में जिनको आवश्यकता है मदद करती है, और उनको एक अच्छी सामाजिक स्थिति सुदृढ़ होती है और उनको समाज में एक अच्छा सम्मान दिया जाता है, तो इस फैसले का बहुत सम्मान होना चाहिए और स्वागत होना चाहिए। बिल्कुल, तो फैसला जो लिया गया है उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन इसका सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन होगा या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सेव इंडिया से जयदत्त शर्मा जी हमारे साथ जुड़े, सर बहुत शुक्रिया। निखत खान जी एडवोकेट हमारे साथ जुड़ी, निखत जी बहुत शुक्रिया। नेहा बग्गा जी बीजेपी से जुड़ी, नेहा जी आपका भी शुक्रिया। और अपराजिता जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपने पक्ष रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो आज का जो विषय है घरेलू हिंसा को लेकर लगातार आंकड़े जो पेश किए जाते हैं, वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर बनाया गया है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप वहां जाइए, सरकार आपकी मदद करेगी, कानून आपका मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन कहीं ना कहीं महिलाएं स्वयं अपने अधिकारों से वंचित हैं। वो ये जानती ही नहीं कि मेरे लिए क्या क्या कानून बनाए गए हैं। लेकिन महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया और शिवराज कैबिनेट ने यह बहुत बड़ा फैसला लिया है कि पीड़िता को शरीर के किसी भी अंग की क्षति में 40% से अगर कम है तो 2 लाख, और इससे ज्यादा अगर क्षति हुई है तो 4 लाख की सहायता दी जाएगी। जो फैसला है वो स्वागत योग्य है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि ये राहत है या मिशन, या फिर जमीनी हकीकत में इस फैसले को कितना उतारा जाएगा, इस पर लगातार हमारी भी नजर रहेगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये फैसला जुड़ा है आपसे, महिलाओं की सुरक्षा से। पब्लिक एजेंडा में आज के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। कल हम फिर हाजिर होंगे एक और सवाल के साथ, तब तक बने रहिए VIP न्यूज के साथ।